अस्सलाम वालेकुम। कराची ऑपरेशन से आज स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का। रेंजर्स ने एक डेटा रिलीज़ किया है जिसके मुताबिक बड़े जराइम की शरह में 72% से लेकर 93% तक कमी है। और ये इन जराइम के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं, टारगेट किलिंग है, एक्सटॉर्शन है, ये जो भत्ताखोरी है, इसके अलावा किडनैपिंग के केसेस हैं। तो इन सब के अंदर अगर हम देखें 72, 91, 93 और 88% तक 86% तक कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है इस ऑपरेशन के दौरान। ये मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद आते साथ ही जो पहले बड़ा और मुश्किल फ़ैसला लिया था वो कराची ऑपरेशन था और ये 3 साल की कारकर्दगी है और इसको यकीनन सराहा जाना चाहिए। कराची का पूरा लैंडस्केप जो है, पॉलिटिकल लैंडस्केप, उसमें भी तब्दीली आई। MQM अकेली पार्टी थी जो एक कॉल देती थी और कॉल भी नहीं थी देनी पड़ती। अगर ख़तरा महसूस होता था तो उस ख़तरे को महसूस करते हुए पूरा कराची बंद हो जाता था। अब ये सूरत हाल है कि वो लंदन वाले अलहदा बैठे हुए हैं और वो कोशिश करके भी देख लें तो शायद एक मार्केट भी बंद ना करवा सकें, क्योंकि लोकल जो MQM है उसने ख़ुद को MQM पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद पार्टी के तौर पर ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवा लिया। उन्होंने कहा अब हमारा लंदन से कोई ताल्लुक़ नहीं। 22 अगस्त को जो कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहा गया उसके बाद MQM ने ख़ुद को अलहदा कर लिया। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के अदारों को भी, रेंजर्स और पुलिस को इस पे शाबाशी देनी पड़ेगी कि कराची के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली है। ज़रब अज़ब की कामयाबी जो है उसके ऊपर भी आज के दिन ये एक, हम इसे कोइंसिडेंट कह सकते हैं, एक ब्रिटिश पब्लिकेशन है, उसके अंदर काफ़ी तफसीली आर्टिकल है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है जीत रहा है। ये उसकी हेडलाइन और पढ़ के ये हेडलाइन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर नेगेटिव बहुत लिखा जाता है कि ये वो कंट्री है जहाँ से पूरी दुनिया में टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रही है। लेकिन आज वहीं पे एक ब्रिटिश पेपर ने ये छापा कि पाकिस्तान टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग जीत रहा है और उन्होंने भी जो डेटा है उसको एनालाइज़ किया है। मुख्तलिफ ऑफिशल्स को, कराची DG रेंजर्स को और बाकी लोगों को कोट किया है, सरताज अजीज़ साहब को कोट किया है। कुछ चैलेंजेस भी गिनवाए हैं कि लश्कर जंगी और दीगर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ख़िलाफ़ अभी कार्रवाई करना पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो अचीवमेंट्स हैं उसका क्रेडिट भी दिया है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा माइलस्टोन है जो इसी अरसे में अचीव किया। यह आज के प्रोग्राम का हमारा फोकस रहेगा और गोइंग फॉरवर्ड हमें क्या क्या कुछ करना है, क्योंकि आज के दिन की एक और ख़बर ये भी है कि अमेरिका ने दो अफराद हैं एक तंजीम से मुंसलिक, जमातुल दावा या लश्कर तैयबा कहना चाहिए, जमातुल दावा का नाम नहीं है उसमें, लश्कर तैयबा उसका एक यूथ विंग है, उसके दो लोगों को बैंड जो आउटफिट्स की लिस्ट है उसके अंदर उनका नाम शामिल कर दिया। तो ये भी एक चैलेंज हमारे सामने मौजूद है जो हुकूमत को जल्द या बदेर इससे निपटना पड़ेगा। इससे आप आंखें चुरा के ज़्यादा देर दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इस रीजन में भी अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया बार बार इस चीज़ को बहुत शोर मचाता है। वो जैश मोहम्मद के हवाले से भी, लश्कर तैयबा के हवाले से भी, और वाशिंगटन में अगर उनकी आवाज़ सुनी जाती है तो हमें उसको सीरियसली लेना पड़ेगा कि हम इस चैलेंज से कैसे नबुर्द आज़मा हों। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। ज़ुबैर साहब खुश आमदीद। सईद गनी साहब हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची से। सईद गनी साहब आपको भी खुश आमदीद। इसके अलावा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब MQM से हमारे साथ हैं कराची से ही। ख्वाजा साहब आपको भी खुश आमदीद। ख्वाजा साहब आप ही से स्टार्ट करते हैं। कराची ऑपरेशन के ऊपर आज मेजर सक्सेस जो है उसका ऐलान किया गया है और हमारे आज आर्मी चीफ का भी बयान है। वो कहते हैं कि ज़रब अज़ब और हमारी जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं वो बड़ी हद तक कामयाब हो चुकी हैं। अब कंसोलिडेशन फेज़ है। आप मुतफ़िक़ हैं इस बात से कि कराची ऑपरेशन भी और ज़रब अज़ब भी कामयाब हो चुके हैं, कंसोलिडेशन जारी है? जी देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि कराची ऑपरेशन का मुतालबा कराची के लोगों के ही ख्वाहिश पे किया गया और उसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सभी हुई। उसका आगाज़ भी अच्छा था और अभी भी जारी है। हमारा कभी भी मौक़िफ़ इस बात के ख़िलाफ़ रहा ही नहीं कि कराची ऑपरेशन ठीक नहीं है, ये कराची ऑपरेशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके जो बेनिफिशरी होंगे वो हम होंगे और कराची के लोग होंगे। हमारा तो कभी एतराज़ रहा ही नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ हमें, जिसको आप कंसोलिडेशन कह रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन में एज ए सियासी कारकुन नेशनल एक्शन प्लान के उस तनाजुर में करता हूँ कि सूबाई हुकूमतों की जहाँ लापरवाहियाँ रही हैं, मिसाल के तौर पर उसकी जो कंसोलिडेशन में जो सिविलियन गवर्नमेंट्स ने अपने इनपुट्स देने थे, अपने रिसोर्सेज देने थे, वहाँ जो कमी रही, जहाँ MQM की शिकायत रही हैं उसको भी मैं उसी से अटैच करूँगा कि इतने बड़े ऑपरेशन में कहीं अगर गलतियाँ हुई हैं तो उसको सिविलियन गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेट करने के लिए क्या किया, सिविलियन गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस करने के लिए क्या किया,
कहीं गलत फहमी हुई है तो सिविलियन गवर्नमेंट ने उसको ब्रिजअप करने के लिए क्या किया, ये ज़रूर हमारा नुक्ता एतराज़ रहा है। जनरली हम मुत्तफिक हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, जो आज अदादोशुमार जारी किए गए हैं, उन अदादोशुमार के अंदर रेंजर्स ने कहा है तकरीबन 450 टारगेट किलर्स पकड़े, और 400 में से बड़ी अक्सरियत जो थी उन्होंने एक सियासी जमात के अस्करी विंग का नाम लिया कि उसकी तरफ थी, जमात का नाम नहीं लिया। लेकिन जाहिर है हम ये उस MQM से ताबीर करेंगे जो 22 अगस्त से पहले की MQM थी। तो अब क्या हम ये समझें, इसके अलावा लियारी गैंग वॉर का भी तज़किरा है, एक मजहबी जमात का भी तज़किरा है, अब क्या हम ये समझें कि वो फेज़ गुजर गया, वो जो बड़ी तादाद में लोगों की गिरफ्तारियां थी वो हो गई, अब कराची के हालात बेहतर हैं? देखें, मैं तो कभी भी इस बात का हामी नहीं रहा या मेरी जमात कि देखें सियासी जमातों में जराइम पेशा लोग दाखिल हो जाते हैं, इससे तो हम कभी इनकार ही नहीं करते, पूरे पाकिस्तान में है। लेकिन मखसूस किसी सियासी जमात को कह कर के उसका अस्करी विंग है तो फिर इस तरह पाकिस्तान में सारी जमातों का अस्करी विंग है और कुछ जमातें तो खुद अस्करी विंग हैं। तो मैं ये ज़रूर सपोर्ट करूँगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि चाहे दहशतगर्द हों, टारगेट किलर्स हों, मुजरिम हों, उनको आइडेंटिफाई सिर्फ उनके क्राइम की बुनियाद पर करें, सियासी एफिलिएशन की बुनियाद पर नहीं करें, क्योंकि कराची के अलावा ऐसा कहीं नहीं होता। पंजाब में कहीं नहीं अखबारात में लिखा आता कि मुस्लिम लीग नून का टारगेट किलर पकड़ा गया हो, कश्मीर में नहीं लिखा आता, इस्लामाबाद में नहीं लिखा आता। तो जो टर्मिनोलॉजी पूरे पाकिस्तान की है वो हमारे लिए भी इस्तेमाल हो, शहर के लिए, ताकि लोगों में और तहफ़्फ़ुज़ आए, क्रिमिनल को आइसोलेट करने में और मदद मिले। क्रिमिनल होता है। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर करूँगा कि मुजरिम को जब तक प्रोसिक्यूशन फेस कंप्लीट ना हो उसको मुल्जिम को मुजरिम ना कहा जाए। कुछ बदनसीबी हमारे साथ कराची में ये भी हुई है कि मुझ समेत बहुत सारे लोग मुजरिम करार दिए गए हैं, कहीं मीडिया पे हो गए हैं, कहीं सोशल मीडिया पे हो गए हैं, कहीं वैसे भी सियासी मखासमत की बुनियाद पर हो गए हैं। तो मुल्जिम को इतनी इज्जत ज़रूर दी जाए कि वो वापस बेगुनाह होकर अपनी ज़िंदगी में शामिल हो, अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटे और गलत फहमी का और इस्लाह का उसके बाद दरवाज़ा हो। ऐसे नहीं होता, हर पकड़ने वाला शख्स। मेरे पास जुबैर साहब भी हैं और सईद गनी साहब भी हैं, मैं इन दोनों से भी राय ले लूँ। मैं दोबारा आपकी तरफ फिर वापस लौट के आता हूँ इसी टॉपिक पे। जुबैर साहब, पहले एक बात कही, उन्होंने कहा कि बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, सिविलियन गवर्नमेंट की उन्होंने कहा कुछ खामियाँ थी। फिर उन्होंने एक और जो नुकता उठाया कि हमारे लोगों को तो टारगेट किलर एक जमात के साथ मंसूब किया जाता है, बाकी जमातों के साथ क्यों नहीं होता है? मेरा ख्याल मैं ज़्यादा तनकीद MQM पर करता नहीं हूँ, बिकॉज MQM पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत एक बोल्ड स्टेप लिया 22 अगस्त के बाद, और वो अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। और जिस माहौल में उन्होंने वो स्टैंड लिया, वो समवन कमिंग फ्रॉम कराची कैन अप्रिशिएट, और वो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और हमें 22 अगस्त ही की रात को या 23 को जब फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि हमें भरपूर पूरे पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जो 3 डेकेड्स के बाद आई है कि पाकिस्तान को उस फ़ज़ा से कराची को पाक किया जाए, जिसकी वजह से कराची जो कहा जाता था कि द मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड बन चुका है। तो उस हवाले से तो MQM पाकिस्तान को सराहना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है MQM पाकिस्तान अपने आप को अपने पास से उससे बिल्कुल डिटैच नहीं कर सकती। जो वाक़यात और जो चीज़ें बार बार सामने आती हैं, जब MQM एक थी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरा ख्याल है कुछ होनी चाहिए। तो उसको ये करना कि दूसरों को क्यों नहीं कहा जाता, तो उसकी हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आजकल के हवाले से आप बल्दिया फैक्ट्री का केस हमारे सामने, अभी वो उसको देखे ना, उसको आप किसी जमात से नहीं करें। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ना मैं कोई ANP का सपोर्टर हूँ, ना जमात इस्लामी का हूँ या तहरीक इंसाफ का हूँ। तहरीक इंसाफ को तो मुझे उस सफ़ में शामिल भी नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि वो किसी तरह से भी किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, बट ANP चूँकि कराची की पॉलिटिक्स में बहुत हद तक 5 जमातों का नाम लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसमें बहुत बड़ा फ़र्क था नदीम, बहुत बड़ा फ़र्क था MQM में और दूसरी जमातों में। MQM की वजह से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। और आपने कहा था कि अब कोई MQM लंदन वाले कोशिश भी करें तो एक मार्केट नहीं, MQM लंदन नहीं, MQM पाकिस्तान भी कोशिश करे तो वो कराची की एक मार्केट नहीं बंद कर सकती। और वो जो माहौल था वो सिर्फ बंद करने की हद तक नहीं होता था कि बंद कर दिया,
मैं कराची में सारी उम्र रहा हूँ, कराची का रहने वाला हूँ। वहाँ जो उसके बाद माहौल होता था कि शटर डाउन हो गया और फिर हवाई फायरिंग होगी और फिर रिक्शे जलने शुरू हो गए और फिर बसेस जलने शुरू हो गए और फिर छोटे खोखे जलने शुरू हो गए। तो एक दफा तो एक अगर जहन में हो जिस दिन डॉक्टर इमरान फारूक का लंदन में मर्डर हुआ है, कराची शहर की क्या हालत थी? एक और एमपीए का हुआ था जिसके रिएक्शन में 114 लोग एक दिन में। तो वो माहौल देखे ना, आई थिंक हम सबको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लिंक करना, बहुत सी खराबी है बहुत से दूसरी जमातों में और बहुत से ऐसे वाकयात में भी इन्वॉल्व होंगे जो कि हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते पाकिस्तानी सोसाइटी में या किसी सोसाइटी में। बट एमक्यूएम की हिस्ट्री, लेट्स नॉट कंपेयर इट with any other political party in Pakistan. And MQM Pakistan today, Farooq Sattar, जब उन्होंने 23 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस, but they must also take the responsibility for making what Karachi had become. सईद गनी साहब आप क्या कहेंगे? कराची लॉ एंड ऑर्डर कितनी कामयाबी आप इसको समझते हैं और आइंदा के लिए चैलेंजेस क्या हैं? फिर आते हैं एमक्यूएम वाला टॉपिक आपसे भी पूछते हैं, पहले इसके ऊपर बात करिए। क्या वाकईतन ये कंसोलिडेशन फेज है? पहला फेज हमने पहला जो मरहला था वो जीत लिया जंग उसमें? कि हालात तो बेहतर हैं इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कामयाबी काफ़ी है जो ऑपरेशन कराची में शुरू हुआ था उसके बाद। लेकिन कराची के ऑपरेशन को आप मुल्क में जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसका ताल्लुक उस दहशतगर्दी के साथ भी है जो मुल्क भर में हो रही है। ठीक है, कराची में एक और एलिमेंट भी ज़रूर था जिसका ताल्लुक शायद मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी से नहीं है, लेकिन जो पूरे मुल्क में आपकी दहशतगर्दी का सामना है उसका असर आपको कराची में नज़र आया भी है और आइंदा भी अगर हमने खुदा न खास्ता उसको कोई अलग करने की कोशिश की तो नज़र आ सकता है। तो जब तक पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में आपको कामयाबी हासिल नहीं होती, कराची ऑपरेशन को आप 100% कामयाब नहीं कह सकते हैं। क्योंकि कराची में जो दहशतगर्दी हो रही थी उसके कई जाविये थे, उसमें मज़हब के नाम पर भी थी, लसानियत के नाम पर भी थी, माफियाज भी थे, मुख्तलिफ काम कर रहे थे। तो कामयाबी तो बहरहाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हमने बहुत आगे जाना है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको शायद अभी हम मुकम्मल तौर पर कराची से ख़त्म नहीं कर सके हैं। अच्छा सईद गनी साहब, अभी एक जो बात ख्वाजा साहब ने की उसका जवाब आपकी जमात को भी देना चाहिए। लियारी गैंग वॉर के लोग आपकी जमात से और ख़ास तौर पर आपके उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर के साथ जुड़े हुए थे। अब ज़ुहैर बलोच के ऊपर कहा जाए कि इतने 100 बंदा उसने मार दिया है तो साथ पीपल्स पार्टी का तज़किरा लामोहल्ला आ ही जाएगा। मिर्ज़ा साहब तो उसको बड़ा डांडला रखा हुआ था ना, तो वो चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि आप अपनी जमात के अंदर कैसे तहरीर करेंगे। अभी जिस दिन जरदारी साहब ने लैंड किया है तो आज भी अनवर मजीद के दफ्तर पे छापा पड़ा, आज भी निसार मुराय का असला बरामदगी हो जाती है तो उसके ऊपर वो IG की छुट्टी हो जाती है। ये इशूज़ आपकी जमात के अंदर अभी मौजूद है? देखिए मलिक साहब, मैं चूँकि इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ और मैं उन लोगों में हूँ जो ये एडमिट भी करता हूँ कि मेरी ज़ुहैर बलोच से मुलाकातें भी रही हैं और मैंने कभी इसको छुपाया नहीं है। लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूँ कि पीपल्स पार्टी और अमन कमेटी कभी भी आपस में जुड़ी हुई नहीं थी। ये जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब थे जिनका एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने खड़े होकर डिक्लेयर कर दिया कि जी ये हमारी जो है वो ज़ेली तंजीम है, पीपल्स जो अमन कमेटी थी। हालांकि हमारी जो ज़ेली तंजीम होती है उसको रिकग्नाइज़ करने का भी एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन बहरहाल वो मिर्ज़ा साहब ने जलसे के अंदर खड़े होकर कह दिया था और उसके बाद भी हमने उसको डिसोन किया। लेकिन ये भी अजीब इत्तेफाक है कि मिर्ज़ा साहब जब पीपल्स पार्टी से अलहदा हुए हैं तो उनके ऊपर वो इल्ज़ामात भी कोई नहीं पूछ रहा कि भाई आपने खड़े होकर क्या क्या बातें की थी और आपका क्या उनके साथ ताल्लुक़ था। आज भी अमन कमेटी और ज़ुहैर बलोच को फिर पीपल्स पार्टी के गले में डाला जाता है और जिससे हम बार बार इनकार करते रहे। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि लियारी में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, उसके अंदर अमन कमेटी के बेशुमार लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अमन कमेटी को लोग पता नहीं क्यों सिर्फ दहशतगर्दी को उसमें देखते हैं। उसमें बदकिस्मती से ऐसे लोगों को भी रगेद दिया गया जो बेचारे दहशतगर्दी से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं था। बहरहाल उस बाव में सारे बह गए थे। तो हमें थोड़ा सा इसमें चीज़ों को अलग करना चाहिए और इसी ऑपरेशन के दौरान, बल्कि इस ऑपरेशन से पहले ही लियारी में एक ऑपरेशन हुआ जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ। पीपल्स पार्टी के हुकूमत के नीचे काम करने वाली पुलिस ने किया, जिसमें कामयाबी उनको इतनी नहीं हुई, लेकिन बहरहाल वो हमने किया था। तो इस ऑपरेशन में भी लियारी में जितनी किलिंग्स हुई हैं, जो आप कह सकते हैं कि इनकाउंटर्स हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, पीपल्स पार्टी कभी भी उन लोगों के पीछे नहीं खड़ी हुई आकर, और कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इस बुनियाद नहीं की
कि जनाब ये वाकयात क्यों हुए, जबकि दूसरी तरफ MQM मैं पहले ख्वाजा साहब से पूछ लूं, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। एक सवाल है जिसको मैं पहले ख्वाजा साहब अगर बोलें तो शायद ज़्यादा वो आज़ादी से बात कर सकें। ख्वाजा साहब, निसार मुराए, मंजूर काका, अनवर मजीद, इनके केसेस और AD ख्वाजा की जबरी रुखसत सिर्फ इस बिना के ऊपर कि वो कहीं से अनवर मजीद के इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं या कहीं निसार मुराए के इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, इसको हम किस खाते में डालें? इनको भी दहशतगर्द कहें, इनको वो टेरर फाइनेंस कहें, इनको क्या बोलें इनको? देखिए, मैं फिर दोबारा उसी बात को दूसरे अल्फाज में बयान करता हूँ। मुजरिम कोई भी हो, उसे मुलजिम से मुजरिम तक का सफ़र तय करने के लिए आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी नदीम भाई। हमारे यहाँ बदनसीबी से हो ही रहा है। मैं नहीं जानता पर्सनली कि ये निसार मुराई साहब या अनवर मजीद साहब, इनका क्या एक्सेस बैगेज है। ना ही मैंने कभी टीवी पे इनकी GITयाँ देखी हैं, ना ही मुझे कभी इनके बारे में कोई इक़बाली बयानात मुझे कोई सुनने को मिले हैं। वो तो हमेशा हम अपनी साइड की सुनते हैं, आपको पता है। इस तरह की चीज़ अभी सामने नहीं आई, हो सकता है हुकूमत ले आए। तो मैं इस तरह कोई बिल्कुल स्ट्रेट अब इल्ज़ाम तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, वही बात कि मुजरिम को मुलजिम को अलहदा करें, इल्ज़ाम साबित करें, वो मुजरिम बन जाए। मुजरिम बनने के बाद फिर ज़ाहिर है वो अपने सज़ा का हकदार हो जाएगा, तो ये टॉपिक क्लोज़ हो जाएगा। होता क्या है, मुलजिम रहता है, हम उसे मुजरिम बना देते हैं, या वो बाद में बरी हो जाता है, या फिर बाज़ दफ़ा मुजरिम मुलजिम बन ही नहीं पाता और वो मुजरिम ही रह जाता है और बाइज्जत निकल जाता है। जो है पीपल्स पार्टी के लोगों का, वो अब ख़त्म हो चुका है या अभी है? उसका जवाब देना। नहीं, देखें, एक्सेस बैगेज है, बिल्कुल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरह तमाम सियासी जमातों से मैंने आपसे कहा कि हर जमात के अंदर ये ख़राबियाँ हैं। आप सिर्फ सिंगल आउट नहीं कर सकते MQM को या पीपल्स पार्टी को पर्टिकुलरली, हर जमात में। और पीपल्स पार्टी को भी अपने एक्सेस बैगेज का जवाब देना होगा, जिसमें ज़ाहिर है ये लोग मरे हैं, ये कोई जानवर या फसलें तबाह नहीं हुई हैं। कराची में 10,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं और इनमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी समेत तमाम जमातों के लोग मरे हैं। तो वो लड़ाई बहरहाल इसके ऊपर आप की जिम्मेदारी, गवर्नेंस की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट लगाती है जी। जबरी रुखसत पे भेजा गया, क्या पोजीशन है इसके ऊपर? क्योंकि हमें जो केसेस सुनने में मिले थे उसमें अनवर मजीद का केस भी है, असला बरामदगी का केस भी है, वो गन्ने की कहते हैं ज़बरदस्ती खरीदारी का केस भी है। अब ये बातें सुन के तो बड़ा दुख होता है फिर तो, अगर इसी बिना के ऊपर रुखसत हुई है। रॉ एंड वार वाला इशू सामने शामिल, जिसमें खुद ख्वाजा साहब को पकड़ा था। देखिए, मैं फिर थोड़ा सा, क्योंकि हम ये कराची के हवाले से आज पीस प्रोसेस और इस पर थोड़ी सी मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि कराची में क्या हुआ है, क्या होता रहा है। एक हकीकत है कि कराची वॉज द मोस्ट पीसफुल सिटी 1985 से पहले। कोई ऐसा वो नहीं है। वो एक आध वाक़या कहते हैं यूब खान के ख़िलाफ़ जब वो हुआ था, जब वो जीते थे, तो वो मतलब वो उस किस्म के तो लाहौर में उससे 10 गुना ज़्यादा होते रहे होंगे, या बहावलपुर में या पिंडी में, जेलम में। बट कराची वॉज अ पीसफुल सिटी एंड अ डायनेमिक सिटी, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी थी इकोनॉमिक लिहाज से, और उसने पाकिस्तान को पुश किया इकोनॉमिक एजेंडे को। 60s में या 50s की जो तरक्की है, दैट वाज लेड बाय कराची, और कराची में भरपूर अंदाज से वो सब हो रहा था। और ये तमाम चीज़ें एट अ स्टैंड स्टिल, एट अ हॉल्ट आ गई थी जब MQM की राइज हुई है। और आप एक चीज़ देखें, सन 88 से लेके 2013 से पहले तक हर हुकूमत में MQM शामिल था। हर हुकूमत में लड़ाई हुई हर एक के साथ। पहले 2 दफ़ा PMLN के साथ हुई 90 की दहाई में, दोनों दफ़ा बाहर निकले, गवर्नर रूल्स रखा। पीपल्स पार्टी के साथ दोनों दफ़ा सन 19 उस दौर में आए, फिर जनरल मुशर्रफ के साथ आए, फिर पीपल्स पार्टी के साथ आए। और बिल्कुल ये कोई कह ही नहीं सकता कि अल्ताफ़ हुसैन रूल्ड कराची। उनका इशारा था और कराची वुड कम टू अ स्टैंड स्टिल, खामोश हो जाता था। अब उसमें आज अगर आप अल्ताफ़ हुसैन को कहते हैं फॉर ऑल द हिनस क्राइम्स, सब MQM के जो मुख्तलिफ फैक्शंस हैं वो कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन की तरफ, इंडिया के साथ उसके रॉ के लिंक्स और तमाम चीज़ें, तो वो अकेला तो नहीं बैठ के कर रहा था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है अगर हम कोई रिकन्सिलेशन की बात करते हैं कि कराची को वापस आना है। बाकी पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी
और हमारी पार्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको नदीम एक चीज़ बताऊं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। 2013 से पहले जब हम इकोनॉमिक प्लान बना रहे थे तो उसमें बुनियादी चीज़ जो थी, बुनियादी चीज़, बाकी सब तो होता है जो टिपिकल स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं कि जी आपका फिजिकल डेफिसिट और ग्रोथ और वो सब, बट एक चीज़ हमने डिफाइन कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक विजन कभी भी नहीं अचीव होगा जब तक हम कराची को और बाकी जो सिक्योरिटी के मामला थे कंट्री आपने में अनवर उसको मजीद और इसी वजह से और काका खेल और ये एडी ख्वाजा की रुखती, इसके ऊपर तबसरा नहीं किया, बाकी सारी बातें बताइए, मुझे बता दें तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। मेरा ख्याल है आगे की तरफ बढ़ जाए फिर मैं बाद में नहीं, आप इसका पहले जवाब दे दें फिर जाऊंगा आगे। मेरा ख्याल है क्या सवाल क्या था एडी आपका? ख्वाजा की रुखती, अनवर मजीद का केस, निसार मुराए, मंजूर काका, इनके केसेस को क्या करेंगे आप? देखिए, आंखें बंद करके पीछे छोड़ देंगे? नहीं, आंखें बंद करके पीछे क्यों छोड़ देंगे? कई चीजें होती हैं जिसमें जो ख्वाजा इजहार से मैं उस हद तक जरूर एग्री करूंगा कि हमें एक प्री मैच्योर जजमेंट अगर मेरे से आप अभी दिलवा रहे हैं कि उनकी रुखसती के पीछे क्या महरकात थे। आपके नुमाइंदे थे ना, बताइए आपने क्या डिटरमिन किया उस मामले में? देखिए, हमारा और सिंध हुकूमत का बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफ भी रहता है कि जी इनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी के हवाले से ज़रूर ये कहूँगा कि सिंध की जो प्रेजेंट इंतज़ामिया है जो मुराद अली शाह लीड कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंसियर है कराची में अमन कायम करने के लिए। इट्स अ गुड डिसीजन एडी ख्वाजा की रुखसती। देखिए, एक आध डिसीजन के बेसिस पर आप ओवरऑल चीज को नहीं कंडेम कर सकते। देन यू शुड मेक इट डायरेक्ट कमेंट ना कि ये अच्छा फैसला नहीं है। अच्छा फैसला नहीं है, अच्छा फैसला नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कमेंट करने से गुरेज कर रहा था कि वो बिल्कुल फिर ऐसा होता है कि ऐसे महसूस हो रहा है कि कराची में कोई उनकी बदनीयती है। मेरा ख्याल है हमें इख्तलाफ हो सकता है और बदनीयती भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में अगर हम देखें तो जेन्युइन एफर्ट हुई हैं और 2013 के बाद अगर पीस आया कराची में तो उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की भी है। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे दोनों से जवाब ले लें। ब्रेक से वापसी पे आप दोनों से जवाब लूंगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं जी। सईद गनी साहब के पास चलते हैं। सईद गनी साहब, मुराद अली शाह के आने के बाद एक आपको एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर तो मैसर आ गए, लेकिन जो अंदाज़े हुक्मरानी है उसको भी आपको उतना ही मौसर और बेहतर बनाना चाहिए जिसके ऊपर उंगली ना उठे। तो सवालात जब उठते हैं कि एडी ख्वाजा के पीछे मुहरकात सियासी हैं, कोई और इंतज़ामी नहीं है, तो फिर आपको उसका जवाब देना चाहिए। क्यों? अनवर मजीद का केस ही अगर उसकी वजह बना तो नहीं बनना चाहिए था। मलिक साहब, देखें, दो तीन बातें बताई जाती हैं कि एडी ख्वाजा को हटाने का सबब है। शायद एक उसमें यह आता है कि जो पुलिस में भर्तियाँ हुई उस पर हमारा उनसे इख्तलाफ था। चूँकि मुझे उसका पता है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एडी ख्वाजा साहब के आईजी बनने से पहले और इवन मुराद अली शाह साहब के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ये एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स में डिसीशंस हुए थे कि पुलिस में भर्तियाँ किस तरह होनी हैं, और अगर हमने एतराज़ करना होता तो हम भर्तियों से पहले करते, भर्तियाँ हो जाने के बाद नहीं करते। अगर हम रोकना चाहते तो हम रोक सकते थे, लेकिन ये गवर्नमेंट की अपनी विल थी कि ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट्स हों और हमने उनको सपोर्ट किया और गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर ये नहीं हो सकता था। तो ये तासुर कतई गलत है कि नौकरियों की वजह से किया। दूसरा आता है कि ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब के साथ जो राव अनवार का एक इंसिडेंट हुआ था, तो ये भी मैं आपको याद कराऊँ, ख्वाजा साहब को पता होगा कि राव अनवार को सस्पेंड आईजी ने नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर ने किया था, उनकी इंस्ट्रक्शन पर यह सारा हुआ था। तो वो एक्शन भी चीफ मिनिस्टर का लिया हुआ था, आईजी साहब का उस वक्त का खुद से लिया हुआ नहीं था। तीसरी बात कही जाती है अनवर मजीद की, चूँकि उसका मुझे इल्म नहीं है, मैं उस पर इसलिए कमेंट नहीं करूँगा कि मेरे पास उसकी मालूमात नहीं है कि ये वाक़या हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि फ़ोन पे कोई बातचीत हुई। तो जिन तीन वाक़यात को बताया जाता है, दो का मुझे पता है और मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों बातें गलत कही जा रही हैं कि वो उसका सबब है। तो ये सईद गनी साहब, पुलिस में भर्तियों वाला मामला 100% गलत नहीं है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि कायम अली शाह चीफ मिनिस्टर थे और एपेक्स कमेटी में ये एतराज़ उठाया गया था कि भर्तियों के मामले में ये बात तय की गई थी कि 5 कोर का नुमाइंदा शामिल होगा और ट्रांसपेरेंटली मेरिट के ऊपर क्राइटेरिया अपनाया जाएगा, सियासी भर्तियाँ नहीं होंगी। तो उसके ऊपर शाह साहब का फिक्रा कोट किया जाता था, बड़ा लोग इसके ऊपर मजाक उड़ाते थे, अब बुरा ना मानिएगा, लेकिन कहा जाता था कि शाह साहब ने कहा कि सही है, हमने फहरिस्तें बना ली हैं, ट्रेनिंग एकेडमी में फ़ौज वाले हैं, खुद ही देख लेंगे। तो तरीकाकार उतना ट्रांसपेरेंट था नहीं जितना आपने प्रेजेंट किया। नहीं, मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ, अगर कभी टाइम मिले तो पूछ लीजिएगा। ये जब शायद हयात साहब थे ना एडिशनल आईजी, वो इससे भी पहले की बात है, उन्होंने भी पुलिस में भर्तियां की थी और मैं आपको बताता हूं कि उसके अंदर भी हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी और वो बिल्कुल ठीक हुई थी।
तो ये बाज़ औक़ात अब परसेप्शन अब बुरा है तो उसका क्या करें, हम चीज़ें ठीक भी करते हैं तो लोग हमारी उस ठीक बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अगर कोई गलत हम पर इल्ज़ाम लग जाए तो उसको फ़ौरन मान लेते हैं। तो बहरहाल तो आपके ख्याल ये में शाहिद हयात के बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, शाहिद हयात के बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं उस वक्त भी हुई थी सईद गनी साहब। तो आपके ख्याल में क्या वजह बनी उस कि वक्त आपको appointment ख्वाजा ठीक साहब को हुई थी। रिमूव करना पड़ा? जी देखिए, पहली बात तो ये कि अभी वो रिमूव हुए नहीं हैं, अभी तो वो छुट्टी की दरख्वास्त थी, उस पर वो छुट्टी पे गए हुए हैं। लेकिन अब तो कोर्ट ऑर्डर आ गया है आपके पास सईद गनी साहब। कोई अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि कोर्ट के ऑर्डर्स भी या तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत मरकज़ में हो तब भी आते हैं और अगर सूबे में हो तब भी आते हैं। एक आदमी का तबादला हुआ ही नहीं है। और एक मेरा जुमला किसी टीवी प्रोग्राम में मुझसे पूछा गया कि जनाब वो क्या गए, तो मैंने कहा छुट्टी पर गए, तो उन्होंने कहा वापस आएंगे। तो मैंने सिर्फ अपनी राय में ये कहा कि देखें जी, मामला जिस हद तक चले गए, जिस किस्म की बातें हो रही हैं, ऐसे माहौल में उनको नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये मैंने कहा था। और वो उन्होंने पिटीशन में लगाया और सुना है कि जी पिटीशन में ये कह दिया गया कि इसको ना हटाएं। अब एक बंदा हटा ही नहीं, उस पर स्टे ऑर्डर हो गया है। और ये मेरे साथ अपने साथ भी हो रहा है कि जिन लोगों ने मुझे 2-2 करोड़ रुपए की ऑफरें की, मैंने नहीं लिया, वो कोर्ट में चले गए, स्टे लेके आ गए। और 4 पिटीशनें किसने 2 करोड़ की ऑफर दी? किसी का नाम भी तो लीजिए, किसी का नाम लीजिए, किसने 2 करोड़ की ऑफर 14 दी? ग्रेड का आदमी, मैं क्या उसका नाम लूं? वो मलिक साहब 14 ग्रेड का एक आदमी है, 14 ग्रेड वो मेरे पास खुद चलकर आया। 14 ग्रेड के बंदे के पास अगर 2 करोड़ की ऑफर देने की गुंजाइश है तो उस 14 करोड़ वाले को पकड़िए, जी। पहले दिन गिरफ्तार करिए उसको। अच्छा सुन लेना, अब बता देता हूं मैं आपको। अल्लाह का शुक्र नाम है लीजिए कि उसका। उस वक्त एक विटनेस मौजूद है, गवाह मेरे पास मौजूद है, जिसके सामने ये बात हुई थी। और 14 करोड़ एक दफा नहीं, 14 करोड़ उसने महाना मुझे कहा था। और ये एक आदमी का बता रहा हूं आपको बात। मैंने उस आदमी को हटाया, 14 करोड़ महाना, इंक्वायरियां कराई और माशाल्लाह जी 14 करोड़ क्या कह रहे हैं? महाना, 14 करोड़ जी, रुपए जी, नहीं महाना। सॉरी 2 करोड़ महाना, नहीं 2 करोड़ रुपए महाना, 14 ग्रेड का वो बंदा है। और उसने एक आदमी ने किया था, उसके अलावा और बहुत सारे हैं जिनकी ऑफरें इनडायरेक्टली आती रही, लेकिन इसने तो मुझे बराह रास्त आके कहा ना। अब एक आदमी अगर उनके खिलाफ इंक्वायरियां कराए, उनको फिक्स करने की कोशिश करे, उनकी करप्शन को भंग करने की कोशिश करे, और माशाल्लाह अदालतें भी खिंचाई मेरी कर रही होती हैं, रोजाना 4 केस हो गए और पता नहीं आगे मेरे खिलाफ कितने उसका होंगे। नाम तो ले दें अब ये जरा, अगर मेरा जुर्म है कि उसका जो नाम पैसे तो ले मैंने दें। नहीं लिए, वो 14 ग्रेड का एक आदमी है, अब उसका नाम लेके क्यों उसको मशहूर करवा रहे हैं? मतलब सानी के मुकाबले में है वो। मैं इतना सर कमाल है ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, ये कराची शहर के अंदर इतनी तगड़ी पार्टियां हैं तो मुझे पता ही नहीं था। हम तो वैसे कहते थे कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, ये नहीं था पता कि एक 14 ग्रेड का बंदा 2-2 करोड़ महाना की ऑफर भी कर सकता है। हाँ जी, शुक्र है मेरे सामने में की उसने, पिछले indirectly माशाल्लाह नहीं 8 साल में बहुत सारे आपको 14 ग्रेड के लोग जो है ना 14 हज़ार गज के घरों पे मिलेंगे। आप अगर कभी आएँ, तशरीफ़ लाएँ, तो मैं आपको उनके यहाँ दावतें, खाने वो भी खिलवाता हूँ। माशाल्लाह माशी तौर पर ब्यूरोक्रेट बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो गए यहाँ पर, आवाम गरीब से गरीब तर हो गई। लेकिन मैं एक कमेंट करना चाहूँगा ज़ुबैर साहब की बात पर कि देखिए MKM की सियासी तारीख़ के ऊपर आपने एक बड़ी तवील बहस की, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस तरह हर कौम, हर मकतब फ़िक्र की एक जज्बात होते हैं, एक एहसासात होते हैं, इसी तरह सिंध के अंदर रहने वाले उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए MKM उनके ख्वाब हैं, उनकी उम्मीद हैं। हर जमात में गलतियां हुई हैं, हर जमात में मदोजज़र आते हैं। मुकम्मल जमात को, मुकम्मल किसी मकतब फ़िक्र को, मुकम्मल किसी कौम की तर्ज़ सियासत को इस तरह से मुस्तरद ना कीजिए। आपने बात बहुत सारी की, लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि PMLN के भी इकनॉमिक, जिसको आप इकनॉमिक कह रहे थे, मेरे पास स्टैटिस्टिक मौजूद हैं। मुझे पता है 12 अक्टूबर 99 को पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व क्या थे, मुझे पता है मुशर्रफ साहब जब गए तो फ़ॉरेन रिज़र्व क्या थे, मुझे पता है 2002 से 2008 में फेडरल में कराची का कंट्रीब्यूशन नेशनल एक्सचेकर में कितने हज़ार बिलियन बढ़ा। तो मेरी गुजारिश ये कि कराची पीसफुल बहुत सारे वक्तों में रहा है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी कौम, पूरी जमात के जज्बात को झंझोड़ते हुए, मसलते हुए कह दें जब से 1985 से पहले अच्छा था, 1985 के बाद इसी कराची ने आपकी गवर्नमेंट को, PMLN की गवर्नमेंट को एटमी ताकत बनाने के लिए 1200 अरब रुपए इजाफी नेशनल एक्सचेकर में हर साल दिया है, और आज भी ये कराची दे रहा है।
तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि तर्ज सियासत पे बात करें, पूरी कौम और जमात को इस तरीके से न झंझोड़ा करें। जुबैर सर। नहीं, मेरा ख्याल है ख्वाजा इजहार सही कह रहे हैं, पूरी जमात को तो मैं नहीं झंझोड़ रहा, लेकिन एक रियलिस्टिक व्यू पॉइंट दे रहा था। और मैंने कभी भी, मैं जिस तरह ख्वाजा इजहार या फ़ारूक सत्तार है, मैं एडमायर करता हूँ इनकी सियासत को। और इन्होंने, मैंने तो शुरू में कहा था कि जो इन्होंने बोल्डनेस दिखाई है वो आसान है यहाँ से बैठ के महसूस करना, और वहाँ कराची में रह के और एक ऐसे शख्स को चैलेंज किया, अल्ताफ़ हुसैन को, जो लिटरली रूल कर रहे थे। और इवन अनथिंकेबल था 22 अगस्त से पहले। अनथिंकेबल था। और मिलिट्री गवर्नमेंट इस दौरान आई 8-9 साल, जनरल मुशर्रफ, और वो भी उनको कुछ नहीं कर सके, बल्कि उनके साथ चल रहे थे। और सिर्फ इसमें मैंने नहीं कहा कि MKM, देयर इज़ नो डाउट कि MKM उर्दू स्पीकिंग लोगों को जो सिंध में हैं, ख़ासतौर पर कराची, हैदराबाद में, उनकी नुमाइंदा जमात रही है ऑल दीज ईयर्स। ये सब गलत है कि जी वो ठप्पे लगाते थे और ये करते थे। अब बाय एंड लार्ज कराची के अवाम ने MKM को भरपूर सपोर्ट किया। मुझे इस वक्त का इंडिकेटर नहीं पता कि तोड़ फोड़ के बाद कौन सी MKM, बट मेरा अपना ख्याल ये है कि MKM पाकिस्तान ही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। तो MKM की जो सोच, उनकी फ़िलासफ़ी, और उन्होंने जिस किस्म के लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को आगे लेके आए, वो बहुत क्रेडिबल है। तो बहुत से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी हैं MKM के, ये नहीं आप कह सकते कि कम्प्लीटली। बट हम जिस एस्पेक्ट से बात कर रहे थे, जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और जो संगीन किस्म के जराइम के हवाले से बात कर रहे थे, जो MKM खुद, उनकी मुख्तलिफ जो अभी ब्रांचेज हैं, जो सरजमीन पार्टी है या MKM पाकिस्तान खुद, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक लेने हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। सईद गनी साहब, आप क्या तजवीज़ करेंगे आइंदा के लिए? देखें, एक तो ये कि ऑपरेशन में बहुत सारे, अगर आप कराची ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई, जैसे डॉक्टर आसिम का एक वाक़या हुआ, फिर आफ्ताब अहमद का एक वाक़या हुआ, इवन अगर अभी जो अनवर मजीद का भी वाक़या हुआ। तो हमारा शुरू से कहना रहा है कि जो फोकस है ऑपरेशन का वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर हम डॉक्टर आसिम जैसे केसेस में जाएंगे तो इससे कंट्रोवर्सीज पैदा होती हैं और एतराज़ात उठते हैं, और फिर उसके बाद इदारों की जो कारकर्दगी उसके ऊपर सवालात आते हैं, और उसका जो बेनिफिट है वो उन लोगों को होता है जिनके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो अगर इत्तफाक़ राय है, अगर ख्वाजा इज़हारुल हसन भी ये कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन होना चाहिए, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि ऑपरेशन होना चाहिए, रेंजर्स और पुलिस भी चाहती है कि ऑपरेशन हो, PMLN भी चाहती है कि ऑपरेशन हो, तो फिर ये जो इत्तफाक़ है उस पर वो कायम रहना चाहिए। उसमें कहीं कोई जो है वो किसी एक वाक़े या दो वाक़यात की वजह से कोई ऐसी मैं कहूँ लचक नहीं आनी चाहिए। तो ये इदारों को भी, और मैं समझता हूँ हुकूमतों को भी, जिसमें अपनी हुकूमत को भी शामिल करता हूँ, कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से कोई कंट्रोवर्सी इसके अंदर पैदा हो जाए। ख्वाजा इजहार साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं? कराची ऑपरेशन की आइंदा शक्ल क्या होनी चाहिए? क्योंकि 2 फॉर्मर DG रेंजर्स जो थे, उनका कलीदी किरदार था कराची को पुरअमन बनाने के लिए, और जो हालात की बेहतरी है, बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। अब क्या शक्ल होनी चाहिए? देखिए, मेरा मौक़िफ़ बड़ा इसमें वाज़े है कि कराची ऑपरेशन को, जो सरहदों का ऑपरेशन है, ये उससे इसकी डायनामिक्स डिफरेंट है। कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है, आप एक सियासी कल्टिवेटेड, एक पाकिस्तान के एक सबसे बड़े इकनॉमिक हब में ऑपरेशन कर रहे हैं। ये बॉर्डर्स पे ऑपरेशन नहीं है, कोई पहाड़ी इलाके नहीं है। तो इस ऑपरेशन की सियासी इम्प्लिकेशंस भी हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ मोडालिटीज़ भी हैं, जिसमें कहीं नेगोशिएशंस भी हैं, प्रोसिक्यूशन भी है, डेवलपमेंट भी है। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये होगी कि कराची ऑपरेशन को सिविलियन गवर्नमेंट्स ओन करके वो लीड करें। ये ज़रूर है कि रेंजर से आप ऑपरेशन करवाएं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस से कराएं, लेकिन अगर बयान रेंजर्स के तर्जुमान का आ रहा हो और हुकूमत के तर्जुमान को ना पता हो, तहकीकात रेंजर्स के तर्जुमान कर रहे हो और हुकूमत का तर्जुमान उसको अपोज कर रहा हो, रेंज या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के प्रोसिक्यूटर्स तनख्वाहों का वेट कर रहे हो और हुकूमत को उसका पता ना हो, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको मैं नेशनल एक्शन प्लान के फ्लॉ से ताबीर करता हूँ, इसको दूर करें। ये कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन शहर है, पॉलिटिकल पार्टीज इसकी ओनरशिप लें और ओनरशिप लेके उस ऑपरेशन को कीनली ऑब्जर्व करें। उसमें कहीं फ्लॉज हैं, कहीं मिस्टेक्स हैं,
कई गलतफहमियाँ हैं, जिस तरह सईद गनी साहब खुद फरमा रहे थे, तो उसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाकर उसको उसके इदराक का या उसके इजाले का भी तो कोई तरीक़ेकार हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना मुंह मोड़कर मुस्तकिल कहते रहेंगे बहुत अच्छा ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन जो ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स आएँ तो आप वो रेंजर्स की तरफ इशारा कर दें, पुलिस की तरफ इशारा कर दें, एक कांस्टेबल मुअत्तल कर दें, एक SHO सस्पेंड कर दें। ये नहीं, ये एक कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है। सही। अच्छा जुबैर साहब, एक जो नैब के हवाले से इसी चीज़ से जुड़ा हुआ, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी CRPC रिफॉर्म, आपके पास जुडिशल रिफॉर्म्स, विटनेस प्रोटेक्शन, कुछ हमने काम नहीं किया। हमने रेंजर्स लेड ऑपरेशन किए, 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई, वो भी अब खत्म होने पे आ गई, बाकी काम नहीं किया हमने। चूंकि आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है, मैं एक कहूंगा कि अभी जो ये फेज है कराची का क्या होना चाहिए, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल्स पार्टी चूंकि उसकी हुकूमत है और हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं भरपूर अंदाज में। आई थिंक व्हाट कराची नाउ नीड्स इज अ मेजर इकोनॉमिक बूम, और उसके लिए एक माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट आए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों। और वो जब हम हर चीज को लिंक करते हैं रेंजर्स के ऑपरेशन से, वो टारगेटेड ऑपरेशन से, मेरा ख्याल है ये इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक इनिशिएटिव मेजर एस्पेक्ट से होना चाहिए। एंड आई थिंक ये फेडरल हुकूमत को और प्रोविंशियल हुकूमत को हम बिल्कुल भरपूर, चाहे वहां इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करें, चाहे वहां बाहर से लोगों को लेके आए, एक ऐसा इनिशिएटिव लें कि उसकी बार बार बात हो और कराची वालों को ये महसूस हो कि अब वापस आ रहे हैं वो सब एक्टिविटीज जो कि पहले नहीं थी। मेरा वो सवाल उधार रहा जी अगले प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आज प्रोग्राम का एंड हो गया। क्वेश्चन में डक कर जाता हूं। मोहम्मद जुबैर साहब, सईद गनी साहब, ख्वाजा इजहार साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।